Hello students, welcome back to part 3 Biotechnology Principles and Process. As students, in part 2 we had seen the process of we had ended up to the process of recombinant DNA technology, just points. Now we will deal one by one all the points for the processes of recombinant DNA technology. The very first process, that was the isolation of DNA, कि हम DNA को किस तरीके से आइसोलेट करें इन इट्स प्योर फॉर्म फॉर द एक्शन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो सबसे पहला जो है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला जो DNA है उसको आइसोलेट करना। तो किस तरीके से किसी सेल से DNA को आइसोलेट किया जाएगा, दैट वी विल सी। आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, एज यू नो दैट द जेनेटिक मटेरियल जो होता है इट इज़ इनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन्स। अब कौन सी मेम्ब्रेन? अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन द प्रोकैरियोटिक सेल होता ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन साथ में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द यूकैरियोटिक सेल। देखिए कि न्यूक्लियर या न्यूक्लियस प्रॉपरली वेल डेवलप्ड जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल और जो यूकैरियोटिक सेल है उसके जेनेटिक मटेरियल दोनों को आइसोलेट करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से जो डीएनए होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड के अंदर प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से एक सेल जो है उसकी मेम्ब्रेन्स को क्या करना पड़ता है, पहले उसको ब्रेक करना पड़ता है जिससे कि हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो किस तरीके से अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, या बैक्टीरिया बोलो, उसको फंगी बोलो, या प्लांट सेल बोलें, इन सब की हमको क्या है कि सेल वॉल को पहले ब्रेक करना पड़ेगा, तभी उसके अंदर से हम डीएनए को आइसोलेट कर पाएंगे। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो देखिए, नाउ दिस पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट कि किस तरीके से हमको किसकी सेल वॉल को कौन से एंजाइम से ब्रेक करना है। तो वेरी फर्स्ट इज़ द बैक्टीरियल सेल वॉल, इट इज़ डाइजेस्टेड बाय द लाइसोजाइम एंजाइम। बैक्टीरिया की सेल वॉल को किससे ब्रेक करते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम से। और प्लांट की सेल वॉल जो है इट इज़ डाइजेस्टेड बाय सेलुलेज एंड द पैक्टिनेज एंजाइम। प्लांट की सेल वॉल को किससे ब्रेक करते हैं? सेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम से। और फंगी की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की, देखिए जिसकी सेल वॉल जिससे बनी है, जैसे प्लांट सेल की सेल वॉल सेलुलोज और पैक्टोज की बनी होती है, इसी तरीके से सेलुलेज एंड पैक्टिनेज एंजाइम का जो है यूज़ इसकी सेल वॉल को ब्रेक करने में किया जाता है। इन द सेम वे फंगी की जो सेल वॉल होती है इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, इसीलिए जो है यहाँ पर काइटिनेज का यूज़ किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ द सेल एनवेलप टू रिलीज द डीएनए। लेकिन द सेल्स जो हैं डीएनए के, उसके अंदर क्रोमोसोम्स के साथ साथ आरएनए और प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स जिसको कि हम बोलते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम्स थी उसकी पैकेजिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स जो थे दे वेर रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, आरएनए हैं, और ये सब भी जो हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो इनको भी ब्रेक करना पड़ता है। तो इसीलिए आरएनए को रिमूव करने के लिए या सेल्यूलर कंटेंट में से आरएनए को रिमूव करने के लिए जो एंजाइम यूज़ किया जाता है दैट इज़ द राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, ओके। और प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम इट इज़ यूज्ड। आरएनए को रिमूव करने के लिए राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए प्रोटीएजेज एंजाइम, फंगल सेल वॉल को रिमूव करने के लिए काइटिनेज एंजाइम, प्लांट सेल वॉल को रिमूव करने के लिए सेल्यूलेज या पैक्टिनेज एंजाइम, बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए लाइसोजाइम। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट विच कैन बी आस्क्ड। फिर इसके बाद हमने देखा कि अगर समझिए कि कोई सेल है इस तरीके से, इसकी सेल वॉल को हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसकी सेल वॉल को, और जिसकी भी बनी होगी इसकी सेल वॉल को हम ब्रेक कर देते हैं। सेल वॉल को ब्रेक करने से क्या होगा, इसके अंदर जो है वो डीएनए प्रेजेंट है, तो वो डीएनए जो है वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से अब डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है चिल्ड इथेनॉल। जब हमने सेल वॉल को ब्रेक कर लिया तो प्योरीफाइड डीएनए को जो है प्रेसिपिटेट कर लिया जाता है विद द एडिशन ऑफ द
चिल्ड इथेनॉल, एकदम ठंडा इथेनॉल जो है उसको, इथाइल अल्कोहल जो है उसको यूज़ करके डीएनए जो है उसको प्रेसिपिटेट आउट कर दिया जाता है। सो वी हैव सीन हियर कि किस तरीके से हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे। ओके, फिर इसके बाद जो चिल्ड इथेनॉल डालते से ही डीएनए जो है प्रेसिपिटेट आउट हो गया है। ये डीएनए जो है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। दिस प्रेसिपिटेटेड डीएनए इट इज़ सेपरेटेड एंड रिमूव्ड बाय स्पूलिंग। एक प्रोसेस होती है जिसको कि हम कहते हैं स्पूलिंग। उस प्रोसेस के द्वारा वी सेपरेट दिस प्रेसिपिटेटेड डीएनए। देखिए ये जो प्रोसेस है ये डीएनए प्रेसिपिटेट, इसका एक्सपेरिमेंट भी जो है ये हम एग्ज़ाम, ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आता है, आपको प्रैक्टिकल भी है इसका। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई भी प्लांट मटेरियल है उसको क्या करते हैं, मोर्टार और पेस्टल से उसको पीस लेते हैं और उसके बाद उसमें अगर हम कॉमनली इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट है और थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट इसके अंदर, ये जो प्लांट का हमने मिक्सचर बनाया है उसको पीस के हम छान लेते हैं तो एक लिक्विड सब निकल के आ जाता है। उसके अंदर हम नमक थोड़ा सा और थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर जब मिक्स कर देते हैं और उसके बाद फिर उसमें क्या होता है, एकदम ठंडा हम चिल्ड इथेनॉल डालते हैं। चिल्ड इथेनॉल डालने से क्या होगा कि जो डीएनए है वो पूरा इस तरीके से बाहर आ जाता है और इसको जो ये रिमूव करते हैं, दिस इज़ ऑल डीएनए विच इज़ रिमूव्ड। ये एक्सपेरिमेंट इजीली हो जाता है और फिर इसको रिमूव जो है हम, ये जो प्रोसेस है ये रिमूव करने की, इसको दिस इज़ कॉल्ड एज स्पूलिंग। So the separation of the DNA it is called as spooling from the जो precipitated DNA है इसको separate करने की process it is called as spooling। अब ये हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, ये पूरा लंबे लंबे डीएनए के जो हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं। हमको तो अब इसमें से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए हमको ये डीएनए के अब छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स करने होंगे, छोटे छोटे पीसेस करने होंगे जिससे कि उसके जीन्स जो हैं थोड़े से सेपरेट हो जाएं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रैगमेंटेशन ऑफ द डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, अब हमको पता है कि मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, दे आर कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर सीजर्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से क्या होता है, जो डीएनए है उसको क्या करा जाता है, इट इज़ इनक्यूबेटेड, उसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालकर और ऑप्टिमल टेम्परेचर और पीएच रख कर हम क्या करते हैं, इस प्योरीफाइड डीएनए को उसके अंदर रख देते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ, जिसके कारण क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो उसकी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट है उस जगह पर क्या होगा, डीएनए को ये छोटे छोटे से जीन्स में ये ब्रेक कर देगा। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड एज द फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। गॉट दिस पॉइंट। हमने यहाँ पर क्या किया, जो भी प्योरीफाइड डीएनए था या the fragmentation of the DNA, it is carried out by the incubating the purified DNA molecule with suitable restriction enzyme at optimal conditions of the temperature and pH। हमने क्या किया, वो जो पूरा का पूरा DNA स्पूलिंग से निकला उसके साथ उसमें हमने मिला दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, टेम्परेचर pH जो है वो ऑप्टिमम रखा। उसके थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो डीएनए है उसके अलग अलग लेंथ के जो हैं वो फ्रैगमेंट्स कट के आ जाते हैं। अलग अलग लेंथ के इसलिए क्योंकि हो सकता है उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट एक यहाँ पर है तो ये एक इतनी दूर है, तो यहाँ से ये इतना बड़ा टुकड़ा कट गया है यहाँ पर इस तरीके से। फिर हो सकता है एक की यहाँ है तो एक की यहीं पर है, तो यहाँ से ऐसे कट हो गया। तो अलग अलग साइजेस जो हैं इसकी आती है डिपेंडिंग कि उसकी रिकॉग्निशन साइट किस किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो इसके कारण डीएनए के फ्रैगमेंट्स ऑफ वेरिंग लेंथ दे आर फाउंड। अब जो वो डीएनए के फ्रैगमेंट्स जो बन गए हैं उसमें से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। देखिए वो तो पूरा का पूरा बहुत सारा डीएनए था, ठीक है। इस बहुत सारे डीएनए से बहुत सारे इसके छोटे छोटे पीसेस भी हो गए, ये छोटे छोटे पीसेस हो गए, स्मॉल स्मॉल पीसेस का फॉर्मेशन भी हो गया, ठीक है।
दिस फ्रेगमेंटेशन इट इज़ डन बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। सो द कटिंग, अब इसमें हमको देखना है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। तो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है या वो डिज़ायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट जो है उसको उस पूरे के पूरे मिक्सचर से सेपरेट करना, आइसोलेट करना, इसकी जो प्रोसेस है, इसको जो सेपरेट करने की जो टेक्निक है, इट इज़ बाय द टेक्निक विच इज़ कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो दिस desired DNA fragments, they are isolated by the process or the technique which is called as gel electrophoresis। फिर से देखिए, the cutting of the DNA by restriction endonucleases, it results in the formation of the fragments of the DNA, and these fragments they are separated by the technique which is called as the gel electrophoresis। देखिए ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली मशीन है। अब डीएनए आप हमेशा ये याद रखिए, जो डीएनए होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, ओके। और इनको अगर हमको सेपरेट करना है तो हमको पूरे के पूरे मिक्सचर को क्या करना पड़ेगा। अब चूँकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ से ये कैथोड हो गया, तो ये दूसरा हमको एक और टर्मिनल लेना पड़ेगा जिसमें कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उस तरफ दूसरी तरफ एनोड हो। तो क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए है ये पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ जो है वो मूव करेंगे। आप देखिए ये पूरी की पूरी मशीन है। यहाँ पर आप कैथोड देखिए, इस जगह पर एनोड है, यहाँ पर पावर सप्लाई है, इस जगह पर आप देखिए पावर सप्लाई है। तो हम देखेंगे पूरा का पूरा ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिटेल में भी, ये आपको मशीन यहाँ पर बता रही हूँ। ये यहाँ पर ये इस तरीके से वेल्स, यहाँ लिखी हुई वेल, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। उस गड्ढे के अंदर क्या किया जाता है कि ये जो मिक्सचर है डीएनए का, जो फ्रैगमेंट्स बने हैं वो इसमें डाल दिए जाते हैं। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक जेल है, ठीक है, इसीलिए इसको हमने नाम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दिया है। यहाँ पूरा का पूरा एक मीडियम प्रेजेंट होता है जिसके के अंदर ये एगेरोस जेल प्रेजेंट है। इसमें क्या होगा कि ये डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स, आप देखिए यहाँ पर ये डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव करते हैं आगे से ये एनोड की तरफ। ये मैं आपको आई हैव गिवन ये जो जनरल आइडिया, ये सैंपल है, इसको ये वेल्स में डालते हैं, ये निगेटिवली टर्मिनल है। फिर यहाँ पर ये अंदर पूरा का पूरा एक जेल भरा हुआ है जिसको कि हम एगेरोस जेल कह रहे हैं। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सा जेल यूज़ किया जाता है, एगेरोस जेल। फिर ये एगेरोस जेल मीडियम से होते हुए जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं ये मूव करते हैं, क्योंकि एगेरोस जेल क्या करेगा, एक इसको सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, छानने वाली एक प्रोसेस प्रोवाइड करेगा, जिससे बड़े जो फ्रैगमेंट्स हैं ये आप देखिए बड़े जो फ्रैगमेंट्स ये ऊपर रह जाते हैं और छोटे फ्रैगमेंट्स जो हैं वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए ये वेल्स है, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये डायग्राम में भी कई बार पूछते हैं एग्ज़ाम में। ऊपर लार्जेस्ट डीएनए के बैंड्स हैं, नीचे जो है वो छोटे छोटे डीएनए के बैंड्स हैं। तो जो लार्ज बैंड्स हैं वो क्या हैं, अभी अनडाइजेस्टेड है, ठीक है। सो टिपिकल एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग द माइग्रेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड द लेन 1। ये देखिए लेन 1 में पूरा का पूरा मोटा सा डीएनए दिख रहा है, ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसीलिए लेन 1 में क्या यहाँ पर अनडाइजेस्टेड जो है वो दिखाई दे रहा है। जबकि लेन 2 से 4 में आप देखिए ये डीएनए का डाइजेशन हो गया है और वो छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो नीचे के साइड आ गए हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किस तरीके से सेपरेट किया जाता है हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को। देन मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इट इज़ एगेरोस जेल। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा ये एगेरोस जेल मैट्रिक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स जो है ये कौन सा है, ये एगेरोस है। नेचुरल ये एगेरोस कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फ्रॉम द सीवीड। एक नेचुरल पॉलीमर होता है जो कि एगेरोस क्या है, इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। और इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फ्रॉम द सी वीड, ठीक है। एक समुद्री वीड होती है, वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं ये सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। जैसा जैसा उसका साइज़ होगा ये उस तरीके से सेपरेट होते हैं थ्रू द सीविंग इफेक्ट।
और ये जो सीविंग इफेक्ट का मतलब है जो चलने वाली जो प्रोसेस है, जो छनने की प्रोसेस है, तो ये जो सीविंग इफेक्ट है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो एगेरस जेल जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो छोटे फ्रेगमेंट्स जो होते हैं दे मूव फार्दर, ये आगे के साइड मूव करते हैं, दूर तक जाते हैं। द सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स, अब ये जो फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए हैं, दे आर विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग दैम विद द इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय द एक्सपोजर टू द यूवी रेडिएशन। अब ये जो है ये पूरा का पूरा जो सेपरेट होते हैं, अब इनको किस तरीके से इनको विजुअलाइज किया जाए, किस तरीके से इनको देखा जाए। तो ये जो फ्रेगमेंट सेपरेट हुए हैं इनके ऊपर हम क्या करते हैं, एक स्टेनिंग डाल देते हैं, एक कलर होता है जिसको डाल देते हैं विच इज़ कॉल्ड एज द इथिडियम ब्रोमाइड। देखिए ये याद रखिएगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या स्टेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो इथिडियम ब्रोमाइड जो है इट इज़ यूज्ड। ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड से हम इन फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं, स्टेन कर देते हैं और फिर उसके ऊपर यूवी रेडिएशंस का एक्सपोजर किया जाता है। तो जैसे यूवी रेडिएशंस ये स्टेन्ड, जो किससे स्टेन्ड है, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन फ्रेगमेंट्स पर जब यूवी रेडिएशंस जब हैं इसके ऊपर पड़ता है तो ये बैंड्स जो हैं पूरे के पूरे ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं। देखिए पूछा जाता है कि कौन सा कलर आता है, कौन सा स्टेन यूज़ किया जाता है, यूवी रेडिएशन से कौन सा कलर दिखाई देता है, तो ब्राइट ऑरेंज कलर के जो बैंड्स हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये जो सेपरेटेड बैंड्स हैं डीएनए के, इनको इस जेल से, एगेरस जेल से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है या कट कर लिया जाता है। इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, इल्यूजन। ठीक है, वहाँ पर हमने देखा था स्पूलिंग से सेपरेट करते हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस में हमने डिज़ायर फ्रेगमेंट्स जो हैं उनको सेपरेट करना है, उनको आइसोलेट करना है, पूरे के पूरे डीएनए से उसके पीसेस कट गए। अब वहाँ से जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमको सेपरेट करना है, तो इसको एगेरस जेल में ये सेपरेट हुए हैं। तो एगेरस जेल से इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है दिस इज़ कॉल्ड एज इल्यूजन। ठीक है, सो द डीएनए फ्रेगमेंट्स जो प्यूरिफाइड होते हैं इस तरीके से एंड ऑब्टेन इन दिस मैनर, इन्हीं का ही जो है यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब ये छोटे छोटे पीसेस को हम क्या करेंगे, किसी क्लोनिंग वेक्टर के डीएनए के साथ इसको कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो ये छोटे छोटे से हमारे फ्रेगमेंट्स जो हैं वो आए हैं, तो ये उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, इसको हमको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, यानी कि इसका एम्प्लीफिकेशन करना है। ठीक है, तो इसका एम्प्लीफिकेशन जो है नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड एज द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डिज़ायर्ड डीएनए और द जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो एम्प्लीफिकेशन जो प्रोसेस होती है इसका मतलब होता है ऑफ मेकिंग द मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ द जीन या ऑफ द डीएनए सेगमेंट इन विट्रो, यानी कि बाहर। इट एम्प्लॉयज़, अब ये जो प्रोसेस है ये सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन, यानी कि हमको सिर्फ सिलेक्टेड डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स की ही मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है। तो ये जो प्रोसेस है ये होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस पर। तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट का मतलब होता है कि जो डिज़ायर्ड डीएनए का सेगमेंट है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ का फॉर्मेशन। इट इज़ कैरिड आउट बाय द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। The basic principle of this technique is that when a double-stranded DNA molecule, they are used as a template and copied with the help of the polymerase enzyme। इस पूरी की पूरी टेक्निक का ये जो एम्प्लीफिकेशन वाली जो ये टेक्निक है, जो PCR है, इसको डिज़ाइन किया था के मुलिस ने। ओके, और इस प्रोसेस में मेन 3 स्टेप्स होती हैं वो मैं बताऊंगी अभी आपको। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसमें जो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है डीएनए का, उन दोनों ही डबल स्ट्रैंड को क्या किया जाता है, टेम्पलेट की तरह यूज़ किया जाता है, और पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से ये जो 2 स्ट्रैंड्स बनी है इससे 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को कई बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इट इज़ रिपीटेड मैनी टाइम्स। देखिए चेन रिएक्शन बोला है, बार बार ये प्रोसेस जो है वो करी जाएगी, मल्टीपल टाइम्स करी जाएगी, जिससे डीएनए सेगमेंट्स जो हैं उसकी मल्टीपल कॉपीज़ कैन बी
जनरेटेड, तो वी कैन से दैट द ओरिजिनल डीएनए फ्रैगमेंट इट इज़ एम्प्लीफाइड, या इसकी कई सारी कॉपीज़ जो हैं वो बनती हैं। नाउ लेट अस सी द स्टेप्स ऑफ, जब भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है कि वो एक्सप्लेन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो आप इस तरीके से इसकी जो 3 स्टेप्स हैं, एक मेजर स्टेप है इसकी डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड द एक्सटेंशन, ये 3 प्रोसेसेस जो हैं वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की होती हैं। तो सबसे पहली वाली जो है, जो भी डिज़ायर्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए, समझिए ये हमारा डिज़ायर्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसकी हमको मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है। इसको हम क्या करेंगे, वी विल हीट इट एट 94 डिग्री सेल्सियस। हम इस डीएनए को गर्म करेंगे 94 डिग्री सेल्सियस पे। तो इससे क्या होगा, ये डीएनए की फ्रैगमेंट ब्रेक हो गई, यहाँ पर देखिए ये ब्रेक हो गई, ओके। तो इससे सिंगल स्टैंड जो है उसका फॉर्मेशन हो गया, और हर जो सिंगल स्टैंड है, ये देखिए 2 स्टैंड में ये बढ़ गया, और हर सिंगल स्टैंड जो है ये अपने आप में टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा, टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब है कि नए डीएनए के मॉलिक्यूल जो हैं वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, अगर यहाँ ए है तो दूसरी जगह टी होगा। इस तरीके से यहाँ पर each single strand DNA, it is called as the template strand for the synthesis of a new DNA molecule. Now the next process, it is called as the annealing. अब annealing में क्या हो रहा है, it is the process in which the two primers किसके, कि DNA के ही क्या है, कि जो छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स हैं उसको हम कह रहे हैं, जिसको कि हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, जो कि डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एट द 3' एंड। ये इमेज में आपको बताऊंगी मैं। इट इज़ एडेड इन द मीडियम, जिस हमने बोला कि इसको हम बाहर करेंगे, एक्सपेरिमेंटली किए जाती है पूरी की पूरी प्रोसेस को। तो सेकेंड प्रोसेस थी हमारी एनिलिंग। तो एनिलिंग प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं कि मीडियम में जो है प्राइमर्स मिला दिए जाते हैं। प्राइमर्स क्या हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए, ठीक है। और ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, डीएनए के 3' एंड के ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और ये प्रोसेस जो है इट इज़ डन अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बाइंडिंग जो है ये हमेशा ये 3' एंड पे होती है। देन कम्स द एक्सटेंशन। अब ये जो है चेन आगे बढ़ेगी। तो एक्सटेंशन जो है किस तरीके से होगा, अब नए न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होना है, नए न्यूक्लियोटाइड्स भी हमको मीडियम में ऐड करने पड़ेंगे। तो एक्सटेंशन इट इज़ डन बाय डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अब क्या हो रहा है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो हैं ये सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहे हैं, इनको ऐड कर दिया जाता है मीडियम के अंदर, ठीक है। मीडियम में क्या हो गया, पहले तो हमने 94 डिग्री सेल्सियस पे दोनों स्टैंड को टेम्पलेट स्टैंड बना दिया, फिर उसके बाद 50 डिग्री सेल्सियस पे हमने उसमें आरएनए प्राइमर जोड़ दिए, ठीक है। आरएनए प्राइमर जुड़ गए तो उसके बाद उसमें एक्सटेंशन की जो है वो प्रोसेस होगी। और हमेशा याद रखिए जो प्राइमर्स हैं ये हमेशा 3' एंड पे बाइंड होते हैं। एक्सटेंशन के लिए हमने क्या किया, मीडियम में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को ऐड कर दिया। अब हमको ये मालूम है कि पॉलीमराइजेशन की जो रिएक्शन होती है ये पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से होती है। जब सेल में जो है आपको पता है नेचुरली पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसा कि हम इस प्रोसेस को लेबोरेटरी में कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जो पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज टैक पॉलीमरेज। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है टैक पॉलीमरेज पे, तो ये भी मैं आपको समझा रही हूँ क्या है। तो यहाँ पर हम पॉलीमरेज एंजाइम की जगह कौन सा एंजाइम यूज़ कर रहे हैं, पॉलीमरेज ही है, लेकिन ये टैक पॉलीमरेज एंजाइम है। इसको टैक पॉलीमरेज एंजाइम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक बैक्टीरियम है जिसको कि हम कहते हैं थर्मस एक्वेटिकस। एक बैक्टीरियम है थर्मस एक्वेटिकस, उससे क्या है, उस बैक्टीरिया का ये पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसका यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है वो हाई टेम्परेचर में भी विथस्टैंड कर सकता है, उसको टॉलरेट कर सकता है। और हमने देखा कि इस प्रोसेस में हम बहुत हाई टेम्परेचर का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे बॉडी का जो नॉर्मल पॉलीमरेज एंजाइम है वो काम नहीं करेगा। तो इसके लिए जो है टैक पॉलीमरेज यूज़ किया जाता है, जो कि बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है। तो
तो ये पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस जो है वो 5' एंड की तरफ होती है, ठीक है, क्योंकि पॉलीमराइजेशन हमेशा 5' to 3' एंड ही होगा। मैंने बताया भी आपको, टैक पॉलीमरेज जो है इट इज़ अ थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज एंजाइम विच इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम विच इज़ कॉल्ड एज थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से क्या होगा, थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो आइसोलेट किया जाता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब ये जो कैटलाइजेशन की प्रोसेस है या ये जो एक्सटेंशन की प्रोसेस है, ये रिएक्शन कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, 74 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस जो है वो होती है। देखिए इसका डायग्राम, ये डीनेचुरेशन की प्रोसेस है 94 डिग्री सेल्सियस पे। फिर हमने देखा कि प्राइमर्स जो कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए के ही छोटे छोटे जो ये पीसेस हैं, दे आर कॉल्ड एज द ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए। इनको प्राइमर्स के रूप में हम मीडियम में ऐड कर देते हैं। जब हम इसको मीडियम में ऐड करते हैं तो ये प्राइमर्स क्या करते हैं, हमेशा 3' एंड पर ही जाकर अटैच होते हैं। देखिए 3' एंड है, ये 3' एंड है, इस जगह पर किसके टेम्पलेट स्टैंड, ये 2 टेम्पलेट स्टैंड में ब्रेक है, दिस इज़ 1 टेम्पलेट स्टैंड, दिस इज़ 1 टेम्पलेट स्टैंड। तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या हो गया कि डीएनए टूट गया 2 टेम्पलेट स्टैंड में, ओके, डीनेचुरेशन हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड प्रोसेस कौन सी है, एनिलिंग। एनिलिंग में क्या हो गया कि ये जो है डीएनए के जो प्राइमर्स है छोटे छोटे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ये जाकर 3' एंड पर अटैच हो जाते हैं। अटैचमेंट ऑफ द प्राइमर्स ये एट द 3' एंड, ये हो गया हमारा एनिलिंग। थर्ड वाला हो गया हमारा एक्सटेंशन, ओके। इसमें क्या होगा कि ये इस तरीके से प्रोसेस 3' to 5' ऐसे आगे बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पर भी हम देखेंगे इस तरीके से ये यहाँ पर इस जगह पर जुड़ी हुई थी, तो यहाँ पर 3' to 5' ये इस ढंग से आगे बढ़ती है, ठीक। तो दिस इज़ कॉल्ड एज एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन तभी होगा जब प्रोसेस में हम पॉलीमरेज एंजाइम जोड़ेंगे। तो कौन सा पॉलीमरेज एंजाइम हम यहाँ पर डाल रहे हैं, टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज जो है क्या करेगा, जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको यहाँ पर जोड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करेगा। और इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, ये पूरी की प्रोसेस जो है ये बार बार रिपीट होती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर तुरंत यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, फिर ये रिपीट होगी, इनका डीनेचुरेशन होगा, फिर ये 2 मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से ये 1 बिलियन टाइम्स जो है वो बार बार रिपीट होके इसको 1 बिलियन टाइम्स एम्पलीफाई किया जा सकता है, ओके। ये एक और इसका पिक्चर है। 30 to 40 साइकिल्स जो हैं 3 स्टेप्स में पूरी की जाती हैं। यहाँ पर डीनेचुरेशन 1 मिनट में हो जाता है 94 डिग्री सेल्सियस में। एनिलिंग में आप देखिए 3' एंड पे ये प्राइमर्स जो हैं यहाँ पर आकर जुड़ गए, 3' एंड पे ये प्राइमर जुड़ गया, ओके। और 5' to 3' हमको पता है। अब ये एनिलिंग जो है ये 45 सेकेंड्स में हो जाती है, 54 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये प्राइमर्स आप देखिए फॉरवर्ड और रिवर्स ट्रांसफ़र दोनों तरह की है। ये जो है प्राइमर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 5' 3' के 3' 5' यहाँ पर दिख रहा है, 3' 5' 5' 3'। तो इस तरीके से ये प्राइमर्स आके हमेशा 3' एंड पे अटैच हो जाते हैं। जब ये अटैच हो गए उसके बाद एक्सटेंशन एट 74 और 72 डिग्री सेल्सियस 2 मिनट में एक्सटेंशन हो जाता है। और 2 नए जो हैं, अब ये देखिए जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, दिस ऑल आर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और एंजाइम टैक पॉलीमरेज की एंजाइम प्रेजेंस में ये देखिए एक्सटेंशन की प्रोसेस होगी और नए डीएनए के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके। दिस इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हेल्प से हमने कई सारे जो हैं वो डीएनए के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लिया। अब देखिए कि ये जो हमारे बहुत सारे डीएनए के मॉलिक्यूल बन गए, अब हम क्या करेंगे, इसको किसी वेक्टर में लाइगेट करेंगे। समझिए ये हमारे वेक्टर है, हमने बोला था क्लोनिंग वेक्टर के रूप में हम प्लाज्मिड्स को या बैक्टीरियोफेजेस को यूज़ करेंगे। तो अब हमको अगर किसी वेक्टर में इसको इंसर्ट कराना है, ठीक है, हम ये तो ले आए, दिस इज़ द इंसर्ट या फॉरेन डीएनए, इसको हमको इस वेक्टर में डालना है। तो हम इसको भी इसी जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पर यूज़ किया था, वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही सेम जब यूज़ किया
तो सेम स्टिकी एंड्स का फॉर्मेशन होने से ये यहाँ पर सेम स्टिकी एंड्स का फॉर्मेशन हो गया, जिससे क्या होगा, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ये जो इंसर्ट है ये इस प्लाज्मिड के साथ आकर अटैच हो जाता है और एक नए रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यू कैन सी ओवर हियर द कट वेक्टर, ये वेक्टर है, एंड द इंसर्ट डीएनए आर देन इंक्यूबेटेड टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेजेस। ठीक है, ये दोनों अलग अलग पड़े हैं, साथ में लाइगेज एंजाइम को हम डाल देते हैं, फिर थोड़ी देर में क्या होगा, सेम स्टिकी एंड्स होने के कारण ये जुड़ जाते हैं आपस में विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज क्या कर रहा है, अब दोनों डीएनए के जो मॉलिक्यूल है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन में कैटेलाइज कौन कर रहा है उसको, डीएनए लाइगेजेस। और साथ में यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे उन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड बनेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का भी जो है फॉर्मेशन से क्या होगा, ये फॉर्मेशन किसकी हेल्प से होगा, बाय द लाइगेज एंजाइम की हेल्प से यहाँ पर ये होगा। सो दिस इज़ द फॉर्मेशन और दिस इज़ द लाइगेशन ऑफ द वेक्टर। इसके साथ हमने डीएनए को या फॉरेन डीएनए को जोड़ दिया। सो हियर वी हैव सीन द लाइगेशन ऑफ द डीएनए टू अ वेक्टर। अब यहाँ पर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका बन गया। ठीक है, अब ये तो पूरा कोई एक अकेला नहीं बन रहा है, हमने देखा पूरे के पूरे मीडियम में इकट्ठे हमने सारी चीज़ें डाली। अब ज़रूरी नहीं है कि हर जो इंसर्ट डीएनए है उसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कर लिया हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से, पहले तो हम एक होस्ट देखें जो कि कॉम्पिटेंट होस्ट होना चाहिए, जो कि अपने अंदर उस फॉरेन डीएनए को ले ले। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉम्पिटेंट होस्ट को देखेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया हमारा। ओके, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किस होस्ट के अंदर डालें जिसके कि अंदर इसकी कॉपीज़ हम बना सकें। ठीक है, तो अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालना है हमको किसी होस्ट सेल के अंदर। ओके, तो इस होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है जिससे कि वो इजीली इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले ले। ठीक है, सो नाउ वी विल सी द प्रोसेस दैट इज़ कॉम्पिटेंट होस्ट और द इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। किसी होस्ट के अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस तरीके से इंसर्ट कराएं फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है ये एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इजीली नहीं पास होकर जा सकता। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स को ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, डीएनए का वाटर लविंग है, तो ये इसके अंदर से पास नहीं हो पाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो इसलिए कोई प्लाज्मिड इसके अंदर जाए, कोई बैक्टीरिया जो है उस प्लाज्मिड को अपने अंदर ले सके, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उस बैक्टीरिया की सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है जिससे कि इट कैन टेक दिस प्लाज्मिड ईजीली इनटू इट। ठीक है, ये देखिए जब ये इसके अंदर जाएगा ये फॉरेन डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तभी इस होस्ट सेल को हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल कहेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया। ओके, सो दिस इज़ मेकिंग द होस्ट कॉम्पिटेंट। अब कई मेथड्स होते हैं जिससे कि हम इस होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाएंगे। तो सबसे पहला तरीका है कि बैक्टीरियल सेल जो होती है इसको डाइवेलेंट कैटायंस जैसे कि कैल्शियम आयन है या मैग्नीशियम आयन है, इनसे हम क्या करेंगे, इसको ट्रीट कराते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि इनकी डीएनए को लेने की जो कैपेसिटी है या एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो द बैक्टीरियल सेल इट इज़ ट्रीटेड विद द डाइवेलेंट कैटायंस सच एज कैल्शियम which increases the efficiency of the DNA to take the bacteria। ठीक है, फर्स्ट मेथड ये हो गई। सेकेंड मेथड वी विल सी recombinant DNA and the bacterial cell they are incubated in the eyes। हम क्या करेंगे, वो जो recombinant DNA है और जो बैक्टीरिया सेल है इसको हम क्या करेंगे, बर्फ़ में रख देंगे थोड़ी देर
आइज़ में रखेंगे। ओके, आइज़ में रखा, फिर उसके बाद तुरंत हम इसको रखेंगे 42 डिग्री सेल्सियस का हीट शॉक देंगे, फिर वापस से हम इसको आइज़ में डाल देंगे। तो इस तरीके से हम वापस से इसको आइज़ में डालना, फिर गर्म करना, इस तरीके से क्या होगा, दिस इज़ कॉल्ड एज हीट शॉक। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया की जो सेल्स हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले लेती है। सो दिस वाज सेकेंड मेथड। नाउ द थर्ड मेथड इज़ बाय माइक्रो इंजेक्शंस। अब यहाँ पर क्या है, ये छोटी छोटी सी माइक्रो इंजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी दूसरी एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट करा देते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो नीडल्स और द माइक्रो पिपेट्स। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द माइक्रो इंजेक्शंस। तो क्या किया हमने माइक्रो इंजेक्शन में, देखिए दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस। देखिए एग्ज़ाम में कभी भी कोई आपसे पूरा का पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का तरीका नहीं पूछेगा। इसमें या तो पीसीआर पूछ लेगा या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी टुकड़ों टुकड़ों में पूछेगा कि इल्यूशन क्या है या इथीरियम ब्रोमाइड का क्या यूज़ है। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है किस तरीके से एक होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाया जाए या बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाया जाए जिससे कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले ले। ठीक है, तो इस तरीके के मेथड्स को अलग अलग ढंग से क्वेश्चंस को छोटे छोटे फॉर्म में पूछा जाता है। तो दिस इज़ अगेन ए इंपॉर्टेंट पार्ट। पहले हमने देख लिया उसमें कि डाइवेलेंट कैटायंस के साथ ट्रीट किया जाता है। सेकेंड हमने देखा हीट शॉक ट्रीटमेंट। थर्ड हमने देखा कि माइक्रो इंजेक्शंस या जो न्यूक्लियस के अंदर, ये जो माइक्रो इंजेक्शन का मेथड है ये एनिमल सेल में यूज़ किया जाता है। इसमें हमने क्या किया, डीएनए को डायरेक्टली ही इंसर्ट करा दिया एनिमल सेल के न्यूक्लियस में विद द हेल्प ऑफ माइक्रो नीडल्स एंड द माइक्रो पिपेट्स। और दूसरा होता है प्लांट सेल्स में किस तरीके से किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ द बायोलिस्टिक और द जीन गन्स। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन है उसमें हम एकदम तेज़ी से हाई वेलोसिटी वाले माइक्रो पार्टिकल्स, किसके, गोल्ड के या टंगस्टन से, जिसके बाहर जो है कोटिंग रहती है डीएनए की। ठीक है, इस तरीके से टंगस्टन के या गोल्ड के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बाहर डीएनए की कोटिंग है उनको क्या करते हैं, हम बम्बार्ड कराते हैं एकदम हाई वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो प्लांट सेल जो है उसको हाई वेलोसिटी के पार्टिकल्स के साथ क्या होता है, बम्बार्डिंग कराई जाती है। ओके, तो इससे क्या होगा कि जो सेल के अंदर ये हाई वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स जो हैं वो चले जाते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द जीन गन मैथड। उसके बाद होता है इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। इसमें क्या किया जाता है कि सेल के अंदर पोर्स करा दिया। देखिए ये इलेक्ट्रोपोरेशन भी इसको बोलते हैं कि हम माइक्रोस्कोपिक पोर्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये देखिए छोटे छोटे पोर्स करा देते हैं जिससे कि क्या होता है, होस्ट, अब ये पोर्स किससे कराते हैं, ये मेथड यूज़ किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंड्यूस कर देता है, वोल्टेज को इंड्यूस करता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो फैसिलिटेशन एंट्री इसकी हो जाती है। विद द हेल्प of this electric current, the recombinant DNA, it is inserted through these pores. This is called as the electroporation method. So these were the methods for inserting the recombinant DNA inside the host cell. अब जब डाल दिया हमने होस्ट सेल के अंदर, अब ऐसे बहुत सारे होस्ट सेल्स वहाँ पर रहते हैं, तो हर होस्ट सेल ने उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर लिया या नहीं लिया, या हर कोई कॉम्पिटेंट बना या नहीं बना। तो इसमें क्या करेंगे, उसके बाद जब हम देखेंगे कि कौन से जो हैं वो रिकॉम्बिनेंट्स बने या जो रिकॉम्बिनेंट्स बन गए उनको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स, और जिसने अपने अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को नहीं लिया उनको हम क्या कहेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। सो द होस्ट सेल जिसने कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लिया और जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि जिस भी क्वालिटी के लिए लिया गया है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए, वो जो अब उसका प्रोडक्ट बनाएगा तो दे आर कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेंट्स। और जिसने नहीं लिया, सो दोज विच हैव नॉट टेकन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दे आर कॉल्ड एज द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। अब ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई करने के दो मेथड्स होते हैं, ये मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ।
तो पहला मेथड जो है, दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट्स, दैट इज़ टू रिलाई ऑन द प्रेजेंस ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर हम क्या करते हैं, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल देते हैं, फिर इसको हम एक एंटीबायोटिक में ग्रो कर देते हैं। अगर फिर क्या करेगा, एंटीबायोटिक में नॉर्मल स्थिति में क्या होता है कि वो एंटीबायोटिक में नहीं ग्रो कर पाता है, लेकिन अगर इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन आ गया है तो ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में भी ग्रो करेगा, क्योंकि इसके अंदर उससे लड़ने के लिए या उससे रेजिस्टिविटी के लिए जीन जो है वो प्रेजेंट है। तो वो कॉलोनीज जिसके कि जो कि ग्रो करेंगी, इसका मतलब है वो रिकॉम्बिनेंट है, और जो नहीं करेंगी वो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कहलाती हैं। सिलेक्टेबल मार्कर्स इंपॉर्टेंट है। मेथड 2 जो है दैट इज़ द ब्लू वाइट सिलेक्शन और द कलर मेथड, ये मैं भी आपको बता चुकी हूँ। ये जो मेथड है ये भी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट्स को कलर के बेसिस पे जो है वो पहचानती है, इसीलिए इसको हम कलर मेथड भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि LAC-Z जीन जो होता है वो बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस करता है, और ये एंजाइम जब ये लैक्टोज को ब्रेक करता है, और इससे जब लैक्टोज को ब्रेक करता है ये ब्लू कलर का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सो अगर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर, जब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इस Z जीन के अंदर डाल देते हैं तो क्या होता है, ये जो है बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाने वाला जो है ये जीन अपना काम नहीं करता है और ये नॉन फंक्शनल हो जाता है। ठीक है, जिसको कि हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी बोला जाता है। तो इससे क्या होगा, ये कॉलोनीज़ जो हैं ब्लू कलर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेगी, ब्लू कलर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लू कलर का फॉर्मेशन जो था वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कर रहे थे। ठीक है, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स जो होते हैं जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है वो ब्लू कलर का फॉर्मेशन करते हैं, और जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया वो वाइट कलर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, so this was the blue white selection or color method for the selectable markers. Selectable markers, it is important part. अब नेक्स्ट है obtaining the gene product or the recombinant product. अब देखिए, अब हमारे पास हमने देख लिया कि जो ट्रांसफॉर्मेंट्स थे और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स थे। हमने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को कॉलोनी से हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास सारे के सारे जो बचे वो थे ट्रांसफॉर्मेंट्स या रिकॉम्बिनेंट्स। अब ये रिकॉम्बिनेंट्स या जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं जिसके कि अंदर फॉरेन जीन जा चुका है, इससे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, जिसके लिए हमने जो ह्यूमन से रिलेटेड यूज़फुल प्रोडक्ट हमको बनाना है। ठीक है, उस अब फॉरेन जीन के जाने से जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट। सो द प्रोटीन इनकोडिंग द जीन, it is expressed by the heterogeneous host and it is called as the recombinant protein। ठीक है, तो जो जीन से जो प्रोटीन बनेगा उस हेट्रोजीनस होस्ट में, उसको हम हेट्रोजीनस होस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर कोई फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है। तो इस फॉरेन डीएनए के कारण क्या होगा, उसके अंदर कोई फॉरेन जीन प्रेजेंट है। अब फॉरेन जीन प्रेजेंट है तो वो एक फॉरेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो वही जो फॉरेन प्रोडक्ट है इट इज़ कॉल्ड एज द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब ये जो होस्ट है इससे अब हमको ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। अब ये छोटे से लेबोरेटरी कंडीशन में नहीं होता है, अब इसको कल्चर किया जाता है एक ऐसे सिस्टम में जहाँ पर कि कंटिन्यूस कल्चर होता रहे, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूसली ग्रो कर सके और उसके अंदर से ये जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूसली इसको हम रिमूव कर सकें। सो बायोरिएक्टर इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसा सिस्टम कौन सा है, दैट इज़ द बायोरिएक्टर। तो ये जो बायोरिएक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड द ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। ये अभी मैं बताऊंगी इसकी इमेज आपको। ये जो बायोरिएक्टर्स होते हैं ये ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं टू दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें प्रॉपर टेम्परेचर होता है, पीएच होता है, सबस्ट्रेट होता है, सॉल्ट्स होते हैं, विटामिन, ऑक्सीजन, एवरीथिंग इट इज़ प्रेजेंट इन द बायो रिएक्टर, जिससे कि क्या होता है कंटिन्यूसली हमको जो है ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का प्रोडक्ट जो है वो मिलता रहता है। अब बायोरिएक्टर जो हैं ये क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे भी हमको बनाना है, जो भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रॉ मटेरियल के रूप में डाले हैं
और उसके अंदर जिससे कि हमको प्रोडक्ट चाहिए वो रॉ मटेरियल हमने उसके अंदर डाला है, उससे हमको स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अब ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? दवाइयाँ हो सकती हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, एंटीबायोटिक हो सकती हैं, स्पेसिफिक एंजाइम्स हो सकते हैं, ये सब कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, सो ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो बायोरिएक्टर में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं बाय द रॉ मटेरियल्स इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स सच ए स्पेसिफिक एंजाइम, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। ये दीज आर द बायोरिएक्टर्स। कॉमनली यूज टाइप का जो बायोरिएक्टर्स है इसको हम स्टिर्ड टाइप बायोरिएक्टर भी कहते हैं, इसको हम सिंपल स्टिर्ड टैंक टाइप बायोरिएक्टर भी कहते हैं। ठीक है, सो द सेल का जो है इससे हम ट्रांसजेनिक या फॉरेन मटेरियल को जो मल्टीप्लाई हो गए हैं अंदर कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम में, इससे क्या होगा कि हम लार्ज क्वांटिटी में बायोमास को यील्ड कर सकते हैं, हायर यील्ड ऑफ प्रोटीन्स वी कैन produce from this bioreactors, or the cultures can be used for the extraction and the desired protein is then purified by using different methods। और जो बायोरिएक्टर्स यूज़ किए जाते हैं ये दो तरीके के बायोरिएक्टर्स जो हैं दे आर यूज्ड। ठीक है, कौन से दो तरीके के बायोरिएक्टर्स है जो कि यूज़ किए जाते हैं? फर्स्ट इज़ द सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर एंड द सेकेंड वन इट इज़ द स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स। कौन से दो बायोरिएक्टर यूज़ किए जाते हैं? सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर और दूसरा है स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। दो तरीके के बायोरिएक्टर हैं, सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर एंड द स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। अब ये बायोरिएक्टर क्या करते हैं? प्रॉपर इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, फोम कंट्रोल होता है, पीएच कंट्रोल होता है, जिससे कि कंटिन्यूसली हम इससे प्रोडक्ट जो हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है ना। नाउ वी विल सी जो स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर है दूसरा किस तरीके का होता है। उसमें क्या होता है स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर में ये सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि इसमें स्टेराइल एयर बबल्स, इसमें बहुत ज़्यादा एयर बबल्स जो हैं वो पंप किए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि ऑक्सीजन ट्रांसफ़र का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो। बाकी सारी की सारी प्रोसेसेस जो हैं वो सेम ही होती हैं। तो ये दो इमेजेस जो हैं आपको सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर और स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर दोनों की इमेजेस जो हैं ये आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर का जो ये बॉटम बेस है ये थोड़ा सा घुमावदार मटके जैसा होता है, जिससे कि हम ईजीली इसको मिला सकें, इसमें ईजी मिक्सिंग जो है वो हो सके। ठीक है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर ये बबल्स जो हैं ये इस तरीके के स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक्स में बबल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ये बबल्स क्या करते हैं? दे इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एरिया। तो ये क्या थे? कल्चरिंग द ट्रांसजेनिक सेल्स एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। और इसके अंदर से हम क्या करते हैं? समय समय पर जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसको रिमूव करते रहते हैं। देन द लास्ट प्रोसेस दैट कम्स इट इज़ द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। सो द प्रोडक्ट ऑब्टेन, जो कि हमने प्रोडक्ट्स पे ये स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक या सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर से निकाला, ठीक है, आफ्टर बायोसिंथेसिस इनसाइड द बायोरिएक्टर। अब ये प्रोडक्ट जो है इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस। ठीक है, पूरी की पूरी एक प्रोसेस से होकर ये प्रोडक्ट को फिर गुजरना पड़ता है। ये पूरी की पूरी कलेक्टिवली इस प्रोसेस को, इस सीरीज़ ऑफ प्रोसेस को इट इज़ कॉल्ड एज द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस। ठीक है, इसको मार्केट में लाने से पहले इस पूरे फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक और प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ये प्रोसेस कौन कौन सी हैं? दैट इज़ सेपरेशन एंड द प्यूरिफिकेशन। दो प्रोसेस इसमें और होती हैं, दैट इज़ द सेपरेशन एंड द प्यूरिफिकेशन। और कलेक्टिवली सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन को इट इज़ कॉल्ड एज द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। अब ये प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड इन द सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स। अब ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनको स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग से होकर गुजरना पड़ता है और इनको सुटेबल जो प्रिजर्वेटिव्स है उसमें रखा जाता है। और फिर उसके बाद ही जो है इसके बाद अगर ये ड्रग्स या दवाइयों के रूप में वो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो इनको बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, तभी जाकर इसको मार्केट में सेंड किया जा सकता है। सो दिस वाज द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस।
Hope you understood all this chapter completely. This was all with this biotechnology principles and processes. In this unit, in the next part, we will be seeing the 12th chapter, that is biotechnology and its application. So students, thank you all of you. Check the description box and subscribe. Hope you all understood. Okay, bye all of you.